नमस्कार दोस्तों, मैं दीननाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल DNT एकेडमी में आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज UGC नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं जिससे आप लोगों को UGC नेट के एग्ज़ाम में प्रश्न बनने की संभावना है। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से प्रश्न बनेंगे तो आज मैं जो इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहले बार हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ऑल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जिससे मैं नए नए वीडियो अपलोड करूंगा तो आप सभी के समक्ष सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, अर्थात जिसे हम अंग्रेजी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास अर्थात बालक की आंतरिक मानसिक शक्तियाँ अर्जित, विकसित या फिर कह सकते हैं अवसर के अनुसार प्रयुक्त होती है। जब एक बालक अपनी मानसिक शक्तियों का विकास करने का कोशिश करता है, उनकी शक्तियों का विकास समस्या समाधान, स्मृति और भाषा के आधार पर होता है, तो वही हमारा संज्ञानात्मक विकास है। जब एक बालक शेषावस्था में सीखने, याद करने और सूचनाओं को प्रतीक के रूप में अर्थात चिन्ह के रूप में प्रयुक्त करने की क्षमता विकसित होने लगती है, तो हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे संज्ञानात्मक विकास होते हैं अर्थात मानसिक विकास होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है मानसिक विकास। एक बालक में जब मानसिक विकास होने लगता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। और यह संज्ञानात्मक विकास किशोरावस्था के बढ़ते लक्षणों के साथ सूक्ष्म चिंतन से लेकर बृहद चिंतन की ओर बढ़ने लगती है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो है, जब बच्चे छोटे होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, तब उनका स्तर अलग होता है। जब वे बड़े होने लगते हैं अर्थात जब वे युवक की ओर बढ़ने लगते हैं, तब उनका स्वरूप अलग होता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्था के दौर से बदलती हुई प्रवृत्ति है। इसी संदर्भ में आगे हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे का विकास सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है और जीन पियाजे ने कौन से ऐसे पुस्तकें लिखी, उनके द्वारा कौन से ऐसे अवस्थाएं बताई गई, जिनके बारे में आप सभी को आगे मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखें, जिससे आप लोगों को UGC नेट के एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे तो आप लोगों को उसमें आसानी होगी, सहूलियत होगी। तो चलिए जीन पियाजे महोदय द्वारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को जानते हैं, देखते हैं। जीन पियाजे महोदय एक जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने जंतु विज्ञान में ही डॉक्टरेट अर्थात PhD की उपाधि प्राप्त की। इनका जन्म अर्थात जीन पियाजे महोदय का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ। उनकी अवधारणा अर्थात जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा आयु न होकर बालक द्वारा चाही गई अनुक्रिया, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, अनुक्रिया से दूसरी अनुक्रिया तक पहुँचने की निश्चित प्रगति। अर्थात एक बालक जो चाह रहा है तो एक चाहने की जो चैनल है, चाहने की जो चेन है, तो एक चेन से दूसरे चेन तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, वही हमारा संज्ञान विकास है अर्थात संज्ञानात्मक विकास है। जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति और उसके विकास से संबंधित एक विशेष सिद्धांत। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मानव बुद्धि की प्रकृति, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किससे संबंधित है, यानी कि मानव की
बुद्धि के विकास से संबंधित है और उसकी प्रकृति से संबंधित है। ठीक है, मानव के बुद्धि के विकास से संबंधित है और उसकी प्रकृति से संबंधित है। पियाजे महोदय का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति जब युवक बनने लगता है, अर्थात युवक बन जाता है, एक निश्चित अवस्था को पार होने लगता है, तो उसको अपने बचपन की यादें सताने लगती है। अर्थात उनके बचपन किस प्रकार गुजरा है वो उनको आगे बढ़ाने में मदद करता है। और पियाजे का सिद्धांत डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात विकासीय अवस्था सिद्धांत। तो जीन पियाजे का सिद्धांत को हम लोग किस नाम से जानते हैं? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और विकासीय अवस्था सिद्धांत, जिसे हम डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी हमारा जीन पियाजे महोदय द्वारा ही दिया गया है। यह सिद्धांत अर्थात जीन पियाजे का जो डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी है, ज्ञान की प्रकृति के बारे में बतलाता है। यानी कि मानव के ज्ञान की प्रकृति क्या है उसके बारे में बताता है, और मानव कैसे ज्ञान प्राप्त करता है, कैसे अर्जन करता है, और एक एक कड़ी के रूप में उसका जोड़कर उपयोग कैसे करता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मानव जब ज्ञान अर्जन करता है तो कैसे करता है, और अगर वो ज्ञान अर्जन कर रहा है तो किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार एक एक कड़ी को जोड़ता है और उसका फिर उपयोग करता है। व्यक्ति वातावरण के तत्वों के साथ प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात उसको पहचानता है। यानी कि जब व्यक्ति अर्थात बालक वातावरण के तत्वों के साथ मिलता है, उसके वास्तविकता को ग्रहण करता है, पहचानता है, साथ ही साथ उसके प्रतीकों की सहायता से उसे समझने का कोशिश करता है तथा संबंधित वस्तु और व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। यानी कि जो भी वस्तु वो देख रहा है, जिस व्यक्ति को देख रहा है, उसके आकार को देख रहा है, उसके संकेतों को पहचान रहा है, उसी के आधार पर उनका एक चिंतन विकास होता है जो अमूर्त होता है। उस चिंतन के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है। उक्त सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके भीतर एक ज्ञान का भंडार अर्थात संज्ञानात्मक विकास निर्देशित होता है, विकसित होता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि मानव चिंतनशील प्राणी है, मानव एक गतिशील प्राणी है। तो वह निरंतर संकेतों के माध्यम से अर्थात वस्तु को देखकर, उसको छूकर, अनुभव करके, मूर्त और अमूर्त तरीके से उसको समझने का कोशिश करता है और अपने ज्ञान के भंडार को बूंद बूंद करके भरता है। तभी वह संज्ञानात्मक विकास परिपूर्ण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता है। पहले वह उन उद्दीपकों को पहचानता है, ग्रहण करता है, फिर उसको व्याख्या करता है। यहाँ स्पष्ट रूप से यह कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई मानव पहली बार किसी वस्तु को देखता है, अर्थात उससे उद्दीपकों के रूप में उसका सेल्स सिम्युलेटस के रूप में काम करते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं किस पर? उसकी प्रक्रियाओं पर, और उसको पहचानता है और उसको ग्रहण करता है, फिर उसको व्याख्या करता है। हम दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि जब एक बालक किसी नए व्यक्ति को देखता है तो उससे वो डरता है, अर्थात उसके पास वो नहीं जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके नज़र में वह पहला व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित नहीं होता है। तो उसके हाव भाव, उसके बोलचाल, उसके बॉडी लैंग्वेज को समझने का कोशिश करता है, उसे ग्रहण करने का कोशिश करता है कि यह जो व्यक्ति है हमारे परिवार के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित कर रहा है, तो हमको भी अर्थात मैं भी उसके साथ उसी के अनुरूप सामंजस्य स्थापित कर सकता हूँ। तब उसी को वो संज्ञानात्मक विकास के रूप में विकसित करता है। तो कहीं ना कहीं मानव की बुद्धि के विकास से ही यह संबंधित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उद्दीपकों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। तो हर एक बिंदु पर ध्यान दीजिएगा कि उद्दीपक व्यवहार के बीच किस प्रकार काम करती है? मध्यस्थता का कार्य करती है। तो जीन पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया और उन्होंने यह भी कहा कि बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है। पहले भी मैंने कहा कि जैसे जैसे बालक बड़े होते हैं, अर्थात किशोरावस्था, युवक की ओर बढ़ते हैं,
उनकी ज्ञान अर्जन करने का स्वरूप, ज्ञान अर्जन का जो भंडार है उसमें बदलाव आता है और उसका परिमार्जन भी होता है, जिसे पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की विकासात्मक सिद्धांत भी कहा है। अर्थात हमारा विकासी सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत 3 नाम से चर्चित है। चूंकि अर्थात उनके अनुसार जीन पियाजे ने कहा है कि बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसीलिए इसे अवस्था सिद्धांत भी हम कहते हैं। एकाएक तो नहीं हो जाता है, बल्कि एक निश्चित अवस्था के साथ साथ, स्टेज के साथ साथ उसका विकास होता है, वो गतिशील होता है, तभी जाके हमारा जो स्टेज थ्योरी अर्थात अवस्था सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत परिपूर्ण होता है। आगे हम जानते हैं कि जीन पियाजे महोदय का पुस्तक कौन कौन से थे और उन पुस्तकों की रचना कब की। जीन पियाजे के पुस्तक से प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी अधिक है, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको मिलान करने दे दिया जाए, या फिर सीधे तौर पे यह भी कहा जा सकता है कि निम्न में से कौन सही क्रम नहीं है, तो इसका नाम और इसके ईस्वी दोनों ही याद रखना है। साथ ही साथ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट लेटर, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ है। जीन पियाजे ने अपना सिद्धांत अपने ही 3 संतान का परीक्षण करते हुए आरंभ किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी कोई सिद्धांत आरंभ होती है तो वैज्ञानिकों द्वारा अपने ऊपर उसको लागू किया जाता है। वही कार्य जीन पियाजे महोदय ने भी किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि अपने 3 संतान के ऊपर परीक्षण किया और उसी परीक्षण के संदर्भ में उन्होंने बालक के मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया। ध्यान दीजिएगा कि मानसिक विकास का बात है यहाँ पे, ठीक है। बालक के मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया और उन्होंने उन्हीं पक्षों को आधार मानते हुए कुछ पुस्तकें लिखी। और पुस्तक का लिस्ट इस प्रकार है: द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923 ईस्वी में, जजमेंट एंड रीजनिंग इन द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द ओरिजिन इन इंटेलिजेंस इन द चाइल्ड। तो इस तरह करते हुए उनके पुस्तकें हैं और हर एक पुस्तकों पर ध्यान देना है, हर एक पुस्तकों को पढ़ना है। और इन्हीं पुस्तकों के आधार पर उन्होंने संपूर्ण सिद्धांत को देने का कष्ट किया है, अर्थात देने का कोशिश किया है। अब आते हैं हम कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, इसमें भी काफ़ी भी आए हैं, प्रश्न बनने की संभावना है। तो जीन पियाजे ने मूल रूप से संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहला अवस्था सेंसरी मोटर कहते हैं उसको, या फिर हम कह सकते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरी अवस्था प्री ऑप्शनल है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। पहली अवस्था का वर्ष जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी जाती है, इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल है, 7 से 11 वर्ष माने जाते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो हमारा है 11 से 15 वर्ष है। तो यहाँ पर अवस्था और उसका वर्ष याद रखने योग्य है, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न विकसित हो रहे हैं। आगे हमारा है इसका विवरण। सबसे पहला जो हमारा है संवेदी पेशीय अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक माने जाती है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदना, शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जन करने का कोशिश करते हैं। अर्थात बालक अपने सेंसर के माध्यम से, अपने शरीर के अंदर कोशिकाओं के माध्यम से और अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से कुछ न कुछ सीखने का कोशिश करता है। और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं होती है, अर्थात नॉर्मल कुछ न कुछ क्रियाएं जरूर होती है, जो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा वस्तुओं की ध्वनि, स्पर्श, रसों और गंधों का अनुभव प्राप्त करता है और उसको पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की सहायता से उसकी विशेषताओं से परिचित होता है। आगे है कि जन्म से 2 वर्ष के दौरान इसमें किस प्रकार की घटनाएं, अर्थात किस प्रकार की अवस्थाओं से उनको गुजरना पड़ता है।
पहला जो है सहज क्रियाओं की अवस्था, जो जन्म से लेकर 30 दिन तक मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इस क्रम में बच्चा सिर्फ चूसने की प्रवृत्ति पर ही क्रियाशील हो पाता है। जन्म से 30 दिन तक वो सिर्फ चूसने की प्रवृत्ति पर ही क्रियाशील हो पाता है। दूसरा है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, जो जन्म से 30 दिन के उपरांत 1 माह से 4 माह तक उनके अंदर क्रियाशील होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें शिशुओं की अर्थात बच्चों की प्रतिवर्ती क्रियाएं उनकी अनुभूतियों द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित होती है, अर्थात कह सकते हैं कि ये दोहराव वाले कार्य शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं कि बच्चे यहाँ पे दोहराने वाले कार्य सीखने लगते हैं और इनके व्यवहार में कुछ दोहराव दिखाई देने लगते हैं। ये एक दूसरे के साथ अधिक कोऑर्डिनेट करने का कोशिश करते हैं। यानी कि अगर बच्चा किसी व्यक्ति से, अपनी माँ से अर्थात किसी से भी जब 1-2 बार मिलने लगता है तो कोशिश करता है कि हर समय वही व्यक्ति उनके पास रहे, अर्थात दोहराव की प्रवृत्ति उनमें विकास करने लगती है। तीसरी जो अवस्था है संवेदी अवस्था में, वह है गौण वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, जो 4 माह से लेकर 8 माह तक है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं, इसमें कुछ ऐसी अनुक्रियाओं का दोहराव होता है जिसमें सामने वालों को सुनने, करने और मनोरंजन जैसा प्रतीत होता है, और वही बच्चों में भी होने लगता है। उसके शरीर में प्रवृत्तियां जो हैं बदलने लगती है और वह सुनने या कुछ कार्य करने, छूने का कोशिश करता है और जिससे उसको मनोरंजन लगे। चौथी अवस्था जो है गौण स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था, 8 से 12 माह तक। इसमें क्या होता है कि बालक उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए अंतर प्रारंभ कर देता है कि 2 वस्तुओं के बीच वह अंतर खोजने लगता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं कि यदि कोई बालक के सामने खिलौना को छुपा दिया जाए तो वह उस खिलौने को खोजने के लिए इधर उधर जरूर भटकता है और खोजने का कोशिश भी करता है जब तक उसे उस खिलौने की प्राप्ति न हो जाए। तो जो अंतर पैदा होने लगती है वही हमारा गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था है। तो यहाँ पर जो मुख्य कार्य उस पर ध्यान देना है। पांचवी अवस्था तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, जो 12 माह से लेकर 18 माह तक होती है। इस अवस्था में बालकों में कुछ गुणों का प्रयास और कुछ गलतियों को सीखने की प्रवृत्ति जारी होने लगती है। और जो छठी अवस्था है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, जो 18 माह से लेकर 1 साल तक अर्थात 24 माह तक होती है। इसमें क्या है कि इसे हम यह भी कह सकते हैं कि अंतिम उपावस्था है संवेदीय की। ठीक है, इस अवस्था में बालक वस्तुओं के बारे में चिंता करना प्रारंभ कर देता है और उसी वस्तुओं के साथ वह अनुक्रिया भी करने लगता है। अब आते हैं हम जो दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में हमारा जो मुख्य काम है, बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरे के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि एक बालक दूसरे के संपर्क में आते ही कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता है और यह प्रयास वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण, भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। और धीरे धीरे वह क्या करता है, संकेतों को, प्रतीकों को, चिन्हों को कोशिश करता है जानने का और उसके प्रति तार्किक चिंतन के लिए अनभिज्ञ रहता है। अर्थात उसमें तर्क पैदा होने लगता है। अब उनकी मस्तिष्क में एक तर्क जन्म ले लेता है कि दोनों में अंतर क्या है, उसे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। इसी अवस्था में अनुक्रमणशीलता भी पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्वितीय अवस्था जो है उसे अनुक्रमण अवस्था भी कहते हैं। और इसके लिए 2 प्रकार के लक्षणों का आधार पर बांटा गया है, जिसमें हमारा पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 वर्ष से 4 वर्ष, अंतः प्रज्ञाक काल अंतर्दर्शी अवधि 4 से 7 वर्ष तक। पूर्व प्रत्यात्मक या प्राक संक्रियात्मक जो है, इसमें बालक संकेत और चिन्हों को मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं।
बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं, आत्म केंद्रित हो जाता है बालक, संकेत और भाषी का विकास होने लगता है, यानी कि वह संकेतों का भाषा का विकास होने लगता है, निर्जीव वस्तु को भी वह सजीव समझने लगता है और उस वस्तु के प्रति आत्म केंद्रित वो होने लगता है। अंतः प्रज्ञा काल में बालक छोटी छोटी गणनाओं को जैसे जोड़ घटाव आदि सीख लेता है, जोड़ घटाव आदि जैसे कुछ ऐसे संख्या है जिसको प्रयोग करने लगता है, लेकिन उसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि तर्क का विकास क्रमबद्ध तरीके से नहीं हो पाता है। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, ठीक है, क्योंकि इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालकों का चिंतन विकास होने लगता है। बालक की अवधि 7 वर्ष लेकर 12 वर्ष तक हो जाती है इसमें, और इस अवस्था की जो मुख्य विशेषता है वह है कि बालक दो वस्तुओं अर्थात दो ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से अंतर भिन्नता को समझने का कोशिश करता है, साथ ही साथ वस्तुओं और घटनाओं के बीच समानता करने का कोशिश करता है। उनकी संख्याबोध, व्याकरण, कर्मानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है और वो तर्क भी कर सकता है और वह सीखने का प्रयास करता है। और अंतिम जो हमारा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 12 वर्ष के बाद मानी जाती है, अर्थात इसमें बच्चों में तर्क अधिक विकसित होने लगते हैं, बच्चे वयस्क की श्रेणी में आने लगते हैं, बच्चे किशोर की अवस्थाओं में पहुंचने लगते हैं और इसमें चिंतन पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। आगे देखते हैं इसकी विशेषता को कि तार्किक चिंतन क्षमता का विकास हो जाता है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है, वास्तविक और अवास्तविक अंतर समझने लगता है, वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने का विकास करने लगता है, साथ ही परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का भी विकास हो जाता है, वह अनुमान लगाने लगता है और विसंगतियों के संबंध में भी विचार करने की क्षमता का विकास हो जाता है। तो हमारा संपूर्ण अवस्था था और उन्हीं अवस्थाओं के आधार पर संज्ञानात्मक विकास बालकों में निर्भर करती है। तो यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी मात्रा में बनने की संभावना, हर एक वर्ष को याद रखना है, हर एक उपविभाग को याद रखना है, उनकी विशेषताओं को याद रखना है, तभी जाके कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनेंगे यूजीसी नेट में, उसको हल किया जा सकता है। इनकी संरचना को देखते हैं और प्रक्रिया को। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः 2 बातों पर विशेष ध्यान दिया। पहला जो है संगठन है और दूसरा है अनुकूलन। संगठन से हम कह सकते हैं कि बुद्धि में विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन, तर्क सभी संगठित होकर एक साथ जमा हो जाती है। उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं कि एक बालक वातावरण में उपस्थित जितने भी उद्दीपक हैं जो उनके सेल्स को एक्टिव करते हैं उसके संबंध में विभिन्न मानसिक क्रियाएं पृथक पृथक कर कार्य नहीं करती है, बल्कि एक साथ संगठित होकर कार्य करता है। अच्छा, अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि संपूर्ण वातावरण में जितने भी उद्दीपक है वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं संगठन के आधार पर, तभी उसका समायोजन हो पाता है, तभी उसका विकास हो पाता है। संगठन व्यक्ति और वातावरण के संबंध को एक आंतरिक रूप से प्रभावित करती है और अनुकूलन जो है बाह्य रूप से ही प्रभावित होता है। अर्थात जब संगठन है तभी वह अनुकूलन उसके अनुरूप वो खुद को ढाल पाता है। तो यह जो टॉपिक है वो काफ़ी मुख्य टॉपिक है। तो आप लोग हर एक बिंदु को, किताब के नाम को, ईस्वी को, हर एक विशेषताओं को ध्यान दें और उसी के आधार पर चर्चा करें, उसी के आधार पर तैयारी करें। अंतिम में अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं पर ध्यान दें, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। और मैं निरंतर आप लोगों के समक्ष नए नए वीडियो पेपर 1 को लेकर आऊँगा। साथ ही साथ आप लोगों के समक्ष ज्योग्राफी यूजीसी नेट से संबंधित वीडियो भी लेकर आऊँगा। धन्यवाद।